आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, इसके पूर्व हमने ऊर्जा के प्रकार, तमाम प्रकार के टॉपिक पर वीडियो बनाया। आज हम ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन बताएंगे कि कैसे ऊर्जा एक दूसरे में चेंज होती है। इसमें जैसे घरों में जो विद्युत बल्ब यूज़ करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से जो ऊष्मा होती है, ये ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में ये चेंज हो जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मोमबत्ती जो होती है वो ऊर्जा से ये ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज होता है। इसी प्रकार सेल जो होता है वो हमारा फोटोवोल्टिक सेल ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ये तमाम ये ऊर्जा जो है एक दूसरे में चेंज होती है, स्वरूप इसका परिवर्तन होता रहता है। आइए अब हम आपको कुछ उदाहरण इसका देते हैं। जैसे डायनमो जो होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। कहते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने में लगाया जाता है। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये अक्सर माइक्रोफोन से आप परिचित हैं, जिसका यूज हम कहीं भाषण देने वगैरह या तमाम चीज़ों में करते हैं। माइक्रोफोन का बहुत यूज है। कुछ लोग ये इसका यूज मोबाइल वगैरह में भी इसका करते हैं। इसके अलावा विद्युत बल्ब जो घरों में यूज होता है, इसका ये जो काम है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में ये चेंज होता है। यानी जो विद्युत को प्राप्त करता है उसको कन्वर्ट करता है लाइट या और ऊष्मा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में ये चेंज करता है। यानी जो घरों में हमारी मोटर लगी रहती है, लोग कहते हैं ये 1 हार्स पावर की मोटर है, 10 हार्स पावर की मोटर है या टिल्लू है, ये सब विद्युत यानी लाइट से चलती है। विद्युत ऊर्जा जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इसके बाद जो ट्यूबलाइट है घरों में हम यूज़ करते हैं। आजकल एलईडी ट्यूबलाइट का प्रचलन ज़्यादा है, तो ट्यूबलाइट भी वही काम करती है कि जो उसको लाइट मिलती है, जो विद्युत दिया जाता है घरों में, तो विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। घरों को या और जगह उजाले में काम के लिए किया जाता है। अब आता है कि विद्युत सेल, जिसका यूज हम कई जगह करते हैं, रिमोट में या कई जगह सेल लगाते हैं घड़ियों में। ये विद्युत सेल का जो काम होता है, जो इसमें केमिकल होता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा चेंज करता है। ये सेल और कई जगह भी यूज़ करते हैं। इसका लोग खिलौनों वगैरह में या तमाम यूज इसका होता है। इसमें प्लस और माइनस 2 चिन्ह बने रहते हैं, कैथोड एनोड का, जिसमें कुछ बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं सेल को, और कुछ सेल चार्ज नहीं होता है। अब आता है कि अक्सर हम देख रहे हैं कि घरों में या गांव में सोलर पैनल लगा होता है, तो सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। तो ये सोलर पैनल द्वारा होता है। इसमें ये सोलर पैनल द्वारा बैटरियों को चार्ज करता है, बैटरी कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में। अब आते हैं कि घरों में
जो हम लोग मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है, और ये घरों में जो अंधेरा होता है उसको प्रकाश में बदल देता है। हम देखते हैं कभी घरों में पूजा वगैरह या कुछ फंक्शन होता है तो लाउड स्पीकर वगैरह लगाते हैं, और चाहे वो त्यौहार हो चाहे फंक्शन हो, तो घरों में या जहाँ रामायण वगैरह या कोई फंक्शन वगैरह होता है लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो ये इसका मेन काम है, इसमें ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। कहीं भी किसी लाउड स्पीकर को बजाने के लिए पहले हम विद्युत में लगाते हैं, वो कन्वर्ट करके आपको ध्वनि यानी आवाज़ के रूप में आपको कर। अब बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो उसके अनुसार ऊर्जा को ना तो हम सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका केवल एक ही रूप से हम दूसरे रूप में चेंज या रूपांतरित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको समाप्त कर सकते हैं, इसका केवल एक दूसरे में हम इसका रूपांतर कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसा कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा सूर्य है, तो सूर्य जो है ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जा रूपों में रूपांतरित या रूपांतर होती है। तो ऊर्जा का हम कह सकते हैं जो मेन स्रोत है वो हमारा सूर्य होता है। हमारे प्रकृति में संसाधन में दो प्रकार का संशोधन होता है, ज़्यादातर नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरण करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं वे उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी या जंगल इत्यादि इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये समाप्त नहीं होते हैं, जिनका ये पुनः उत्पादन हो जाते हैं, वे सभी नवीकरणीय में आते हैं। अब आता है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में कुछ सीमित मात्रा में होते हैं, उनके नवीनीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला वगैरह है, कोयला या पेट्रोलियम आदि को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में काफ़ी समय लगता है या उत्पन्न करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। यानी पहले ये पौधा था, नवीनीकरण था, बाद में दबने के बाद कोयले के रूप में आया जो अनवीकरणीय हो गया। इसको दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते, तो जो दोबारा उत्पन्न न हो वो अनवीकरणीय है। जैसे आप जानते हैं कि हम शारीरिक क्रिया जैसे मोटर चलाने और उद्योग आदि कार्य को करने के लिए या शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा हमें ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। वे स्रोत जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वही हमारे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो आइए इसका चार्ट देखते हैं। अब आता है कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। अब देखते हैं ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं ये कितने प्रकार से हम देख रहे हैं। 2 प्रकार का होता है, एक परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। और इसमें भी परंपरागत में भी 2 होते हैं, एक परंपरागत अनवीकरणीय, दूसरा है परंपरागत नवीकरणीय स्रोत। तो इसमें अनवीकरणीय यानी जो दोबारा उत्पन्न हो सके, जैसे कोयला, प्राकृतिक तेल है, और नवीकरणीय में तो वनस्पतियाँ आदि आते हैं। अब इसमें चार्ट में हम देखते हैं कि गैर
परंपरागत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूसागरीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। इस तरह के हम देख रहे हैं जो सीरीज बनी है, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो जो गैर परंपरागत स्रोत में आती हैं। अब आते हैं कि परंपरागत स्रोत में या आणविकरण स्रोत जो होता है या जीवाश्म ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जिसका बाद में निर्माण जीवाश्म के करोड़ों वर्ष दबे रहने के बाद हुआ, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। जब जीवाश्म ईंधन मिट्टी में दबे हुए हैं तथा इनकी सीमित मात्रा इससे होती है, ये एक दिन में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे अगर इसी तरह यूज होता रहा। अब कुछ गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा होता है। तो इसमें हमें जनरेटर या जनित की आवश्यकता नहीं होती। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर सेल बनाए जाते हैं जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार सोलर कुकर होता है। तो खाना वगैरह पकाने के लिए हम सूर्य की ऊष्मा होती है, उसमें दर्पण लगा होता है जहाँ रिफ्लेक्टेड होके एक कुकर होता है, इसमें वो ब्लैक कलर का होता है। तो खाना बनाने के लिए हम सोलर कुकर का यूज़ करते हैं। तो देख रहे हैं कि जो सूर्य है ये सौर ऊर्जा या सोलर कुकर आदि जो है सौर ऊर्जा से है, हमें जो सूर्य से ही प्राप्त हो रहा है। अब हम तापीय वैद्युत ऊर्जा के बारे में बताएंगे। ये ताप वैद्युत ऊर्जा प्रतिदिन जीवाश्म ईंधनों को जलाकर जल की भाप बनाई जाती है। इस क्रिया में जीवाश्म ईंधन की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इस भाग की स्थित ऊर्जा को टरबाइन के सहायता से जनित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तापीय वैद्युत ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस यंत्र को विद्युत उत्पादन करने के लिए पहले जीवाश्म ईंधन के दहन कर उनकी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अब आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है इसमें पाई जाने वाली स्थित ऊर्जा को जो पवन जिसे पवन चक्की कहते हैं द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पवन चक्की में एक बड़े पंखे कुछ ऊंचाई पर लगे रहते हैं। जब पवन चलता है तो पंखे घूमने लगते हैं। पंखों में जनित्र का आर्मेचर रहता है, इस प्रकार जुड़ा होता है कि पंखे के साथ साथ आर्मेचर घूमने लगता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। इस पंखों की जो जरूरी वाले बनाए रखने के लिए पवन की चाल जो है कम नहीं होनी चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए, तभी ये चलेगा। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा। इसमें किसी भी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिसमें नाभिक टूट जाता है तथा हल्के नाभिक युक्त परमाणु का निर्माण होता है। इसे नाभिकीय विखंडन क्रिया कहते हैं। जैसे यूरेनियम के परमाणु में नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने पर ये दो भागों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम भूतापीय ऊर्जा की चर्चा करेंगे। पृथ्वी में भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपट्टियों के अधिक गहराई पर गर्म हो जाता है, जिससे कारण वाष्पीय चट्टानें की भाप बन जाती है, जिसका दबाव अधिक होता है, जिससे बाहर निकलने वाले टरबाइन को घुमाकर जनित से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन ऐसा क्षेत्र बहुत कम होता है जहां उस ऊर्जा का व्यवहारिक रूप से दोहन किया जा सके। अब आते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा। यह ऊर्जा एक पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो या यंत्र के द्वारा जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नदी के बहते हुए जल को एकत्रित करके द्वारा सुरक्षित किया जाता है और इस जल को विद्युत
यंत्र में टरबाइन पर डाला जाता है जिससे तेज़ी से घूमता है। ये ब्लेड जनित्र आर्मेचर से जुड़े होते हैं, इस पर भी घूमने लगता है, जिससे जो है जनरेटर या जनित्र विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है, जिससे जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने पर ये जल स्रोत का ही सहारा रहता है। अब आता है समुद्री ऊर्जा। यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। समुद्र में ऊर्जा के कई प्रकार से प्राप्त की जाती है, जैसे एक ज्वारीय ऊर्जा होती है। तो दिन के समय चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण समुद्रों के जल स्तर का चढ़ता है गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के जल में जब गिरने की ज्वारीय ऊर्जा बन जाती है, जब गिरता है और जब चढ़ता है। समुद्र के संकीर्ण क्षेत्रों में टरबाइन लगे होते हैं, जिसकी सहायता से जनित ज्वारीय ऊर्जा को या जनरेटर जो है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यह भी विद्युत ऊर्जा का प्राप्त करने का बहुत अच्छा स्रोत है। अब बात करेंगे हम महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र या महासागरों का ऊपरी सतह का जल सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि गहराई का जल ठंडा रहता है। ताप के में जो ये अंतर आता है, इसे महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी हम इस महासागरीय तापीय ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं, यानी हम ये महासागर से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सब ऊर्जा के तमाम स्रोत हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में कुछ लिखिएगा और इस वीडियो को अन्य ग्रुप पे आप शेयर करिए, जिससे हमें सब्सक्राइब की संख्या बढ़ सकती है। और यदि सब्सक्राइब बढ़ता है तो हमें खुशी मिलती है, उत्साह बढ़ता है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि सब लोग इसको वीडियो को वॉच करिए और अन्य ग्रुप पर भी इसको शेयर करें।